हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने प्रोफाइल वाइज सेगमेंट में डिस्कस करेंगे फ्रूट और जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं उसको कैसे पीडी किया जाता है, उसको कैसे फंड किया जाता है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स जो हैं उनमें हमें टेक केयर करने चाहिए जब हम उसे फंडिंग करते हैं, और पीडी के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए जब भी हम इस टाइप के प्रोफाइल की पीडी करने जाते हैं। सो बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट या माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर के केसेस हैं जहाँ पे जो कस्टमर का बिजनेस है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चलता है और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास एज सच अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आप जनरली रोड साइड में देखते होंगे, फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं। तो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर के प्रोफाइल के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है कि वेरीफाई ऑफ द बिजनेस ओनरशिप। तो इस टाइप के बिजनेस में सबसे बड़ा इशू होता है कि जो बिजनेस ओनरशिप है उसको कैसे वेरीफाई करें कि जो हमारा कस्टमर है वो बिजनेस उसी से बिलोंग करता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बिजनेस ओनरशिप को हम 10 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को देख लेना, इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास जीएसटी है, या फिर उसके पास कोई एमएसएमई डॉक्यूमेंट है, या कोई करंट अकाउंट है, या फिर रेंट एग्रीमेंट उसने कोई एग्जीक्यूट किया हुआ है, या और कोई भी ऐसा एविडेंस जो उसके बिजनेस की ओनरशिप को शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो इस टाइप के लाइसेंस में फूड एफएसएसआई का लाइसेंस, अगर फूड लाइसेंस को आपको इशू करा दिखाता है तो वहां से आपका बिजनेस ओनरशिप वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, कोई और लाइसेंस है, फॉर फायर एक्जिस्टेंस लाइसेंस है, या फिर आपका कोई मेडिकल लाइसेंस अगर आपके बिजनेस में यूज होता है तो वो लाइसेंस अगर शो करता है तो उससे आप उसके ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ओनरशिप। अब फिजिकली भी वेरिफिकेशन जरूरी है कि डॉक्यूमेंट तो किसी ने बनवा लिया बट एक्चुअल में उसका बिजनेस है या नहीं, उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से मेरा मतलब है कि जो उसके नियर बाय नेबर हैं या बगल में जो शॉप्स होती हैं, या जो नियर बाय शॉप्स हैं, या फिर जो भी बिजनेसेस हैं, उसमें कोई ना कोई बंदा उस बिजनेस को वेरीफाई करे कि हाँ जी, ये जो बिजनेस है ये सो एंड सो बंदे से बिलोंग करता है और ये इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको एक वर्बल कम्युनिकेशन मिल गया, एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मिल गया, और डॉक्यूमेंट्री आपने इससे पहले वेरीफाई कर लिया। तो ये आपको इंश्योर अश्योरेंस देता है कि हाँ जी, आपका जो कस्टमर है वो इसी बिजनेस से बिलोंग करता है और वही इसका ओनर है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि जो बिजनेस का साइन बोर्ड है, जो आपने देखा होगा होर्डिंग लगी होती है हर बिजनेस, हर शॉप के ऊपर एक साइन बोर्ड लिखा होता है कि हाँ जी, एक्स वाई जेड एंड कंपनी, और वो इसमें डील करती है, ऑनर ये है, मोबाइल नंबर ये है। तो वो साइन बोर्ड आपको देखना है, उसमें देखना है कि ऑनर का नाम क्या आ रहा है, ऑनर का मोबाइल नंबर क्या आ रहा है, वो आपके कस्टमर से मैच करता है नहीं करता है। अगर कोई डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो आप उससे पूछिए कि ये नंबर किसका है, और उससे इंक्वायरी कीजिए कि भाई अगर कोई नाम, अगर कोई किसी अदर थर्ड पर्सन का अगर कोई नाम आ रहा है उसमें, तो आप ये पूछिए कि ये पर्सन का नाम क्यों है बोर्ड पे, और वो किस तरह से इस बिजनेस में एसोसिएटेड है। फिर आप उसमें बिजनेस के कोई टैम्पलेट्स अगर उसने बना रखे हैं तो उसको देखिए। अगर होर्डिंग लगा रखी है तो होर्डिंग को ध्यान से देखिए कि होर्डिंग किस बिजनेस को डिनोट कर रही है और उसमें ऑनर जो है वो कौन है, और बिजनेस टाइप सेम है या नहीं है। साथ ही साथ आप उस पर विजिटिंग कार्ड की डिमांड कीजिए, जिसमें विजिटिंग कार्ड में आप जनरली देखेंगे उसमें ऑनर का नाम और नंबर आपको मेंशन मिलेगा। तो अगर वहाँ पे विजिटिंग कार्ड में किसी और का नंबर आता है तो आप उससे पूछिए कि ये नंबर किसका है और वो इस बिजनेस से कैसे एसोसिएटेड है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने जो सुपरवाइजर है उसका नंबर डाल देता है, या मैनेजर है उसका नंबर डाल देता है। तो उस मैनेजर और सुपरवाइजर से मिलिए और उससे पूछिए कि भाई आप इस बिजनेस में कब से हैं और ये इसका मालिक कौन है। तो ये सब करने के बाद आपको एक और चीज़ देखनी है कि जो वहाँ पे बिजनेस का क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप देखेंगे जनरली जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की सब्जी के ऊपर क्यूआर कोड लगा रहता है। जब पेमेंट आप करने जाते हैं तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो उन फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले बिजनेस में आपको क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आप देखिए कि वो जो नाम आ रहा है आपके मोबाइल ऐप में या पेटीएम ऐप में या फोन पे में, तो वो किससे बिलोंग करता है। अगर वो आपके कस्टमर से बिलोंग कर रहा है तो वो ठीक है। अगर वो कस्टमर के अलावा किसी थर्ड बंदे से बिलोंग कर रहा है तो आप ये पूछिए कि ये बंदा कौन है और इसका आपसे क्या रिलेशन है। अगर वो आपके फैमिली मेंबर में है तो ठीक है, अदरवाइज आप उससे डिमांड कीजिए कि भाई इसका आइडेंटिटी प्रूफ दे, और इस यूपीआई से कौन सा बैंक अकाउंट एसोसिएटेड है आप उसकी भी जानकारी लीजिए, क्योंकि ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन को वहाँ रोटेट कर रहा है, वहाँ मूव कर रहा है। तो ये आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए,
और जो पेमेंट है वो आपके कस्टमर के अकाउंट में ही आनी चाहिए, तभी आप उसके बिजनेस की ओनरशिप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और अगर कोई थर्ड बंदे का बैंक अकाउंट अगर इसमें एसोसिएटेड है तो आप कोई क्लैरिफिकेशन लीजिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप काम यहाँ कर रहे हैं और पेमेंट कोई और ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़ है। देन आप कस्टमर की लोकेशन को चेक कीजिए कि कहाँ पे वो शॉप है, कितनी क्या लोकेशन है शॉप की। लोकेशन से मैटर है कि अगर कोई मेन बाजार में शॉप है तो उसमें फुटफॉल जो है उसी हिसाब से होगा, कस्टमर की वॉक इन है उसी हिसाब से होगी। उस शॉप का साइज क्या है, उस शॉप का साइज 10 बाय 10 की है तो बहुत ही छोटी शॉप हो जाएगी, या 20 बाय 30 की है तो एक ठीक ठाक की शॉप हो जाएगी, या एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर ले रखा है तो वो फिर उस हिसाब से आपका बिजनेस होगा। देन आपको देखना है कि स्टॉक क्या मेंटेन किया हुआ है कस्टमर ने। कस्टमर का जैसे आप देखेंगे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस होता है उसमें जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी लंबी नहीं होती है, मतलब 2 से 3 दिन का मैक्सिमम साइकिल होता है या मैक्सिमम 5 दिन का साइकिल होता है। तो आपको ये देखना है कि ये साइकिल को कैसे मेंटेन करता है वो, स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चलाने के लिए वो उसने फ्रिज वगैरह का यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और जो स्टॉकिंग करने के लिए उसने कैसे इक्विपमेंट को यूज़ किया हुआ है, कितना अभी करंट में स्टॉक है और कितना डेली की उसकी खपत है, वो आपको यहाँ से चेक करना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो उसके पास मंडी है वो मंडी कितनी दूर पे है, क्योंकि अगर मंडी मान लो 50-60 किलोमीटर दूर है तो फिर वो उसका मॉर्निंग का टाइम तो वहीं खत्म हो जाना है, तो वो नेक्स्ट डे लाता होगा और नेक्स्ट डे सेल करता होगा। तो ये सब आपको देखना है कि वहाँ पे मंडी कितनी है, स्टॉकिंग कैसे कर पा रहा है, स्पेस कितना अवेलेबल है स्टॉक को स्टॉकिंग करने के लिए, और कस्टमर का फुटफॉल उसी हिसाब से आपको वहाँ पे चेक करने को मिलेगा कि अगर वो बाजार की लोकेशन में बैठा है या किसी कोई चलती रोड पे बैठा है तो कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा है। अगर वो किसी रेजिडेंशियल स्ट्रीट में है, रेजिडेंशियल की गली में है जहाँ 10 फुट की गली है या 20 फुट की गली है उसमें बैठा है तो उसका जो फुटफॉल होगा वो काफ़ी कम होगा, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर की जो अप्रोच होगी वो काफ़ी कम होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको वहाँ पे बिजनेस को क्या आइडिया लगेगा कि भैया कस्टमर का कितना सेल होने की चांसेस है। फिर आपको अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस मॉडल क्या है कस्टमर का। कस्टमर मंडी से सब्जियां ला रहा है और अपनी शॉप पे रख रहा है और वहां से कस्टमर उसे लेके जा रहा है, तो ये उसका एक बिजनेस मॉडल हो गया कि बंदा मंडी से सस्ते दाम पे लाता है, शॉप पे रखता है और उसको फिर कस्टमर को महंगे दाम पे बेचता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मंडी से वो कितने रुपए किलो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू कितने रुपए किलो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आलू उसको 20 रुपए किलो पड़ रही है, शॉप पे आने के बाद उसे वो ऐड कौन के 40 रुपए किलो बेच रहा है रिटेल कस्टमर को। तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि भाई शॉप 20 रुपए उससे कॉस्ट पड़ी तो उसमें एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। एक ट्रैवल एक्सपेंस आया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो मंडी से लेके आया, तो 5 या 2 रुपए पकड़ लो आपने ट्रैवल एक्सपेंस लगा लिया, 5 रुपए और ओवर हेड एक्सपेंसेस लगा लिया, फिर रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, लेबर हो गया। तो बाकी अदर एक्सपेंसेस आप कंसिडर कर लो कि 5-5-10 रुपए इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में खर्च कर लिए, तो 30 रुपए की आपकी उसकी कॉस्ट पड़ गई। तो और वो उसे 40 रुपए किलो बेच रहा है तो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको एक कैश फ्लो यहाँ से असेस करना पड़ेगा कि भाई कितने रुपए में वो खरीद रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। फिर साथ ही साथ आपको देखना है कि उसकी डेली सेल क्या है और डेली मार्जिन क्या अर्न कर रहा है और बिजनेस ऑपरेशन में क्या कॉस्टिंग उसकी लग रही है। तो एक तरफ आपने इनकम उसको ऑपरेट कर लिया, दूसरी तरफ आप उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को एनालाइज कीजिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, मान लो जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हो गई कि मंडी से अपनी शॉप तक लाने में क्या तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है। अगर किसी से भाड़े पे लेता है तो उसमें ड्राइवर और गाड़ी के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, फ्यूल के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और दूसरे एक्सपेंसेस उसमें आ गए आपके रेंट हो गया, आपका जो लेबर रखी होगी उन्होंने शॉप पे वो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, और उसके साफ सफाई मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई। तो ये जो हो ये सारी आपकी ओवरहेड हो गई, यानी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो ये आपको देखना है कि एक्चुअल में कितने हैं। देन फिर आपको उसका एक कैश फ्लो एनालिसिस बना लेना है। कैश फ्लो एनालिसिस में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है और क्या प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्री वाइज ये चेक करना है कि जो रेंट है, रेंट एग्रीमेंट है वो किसके नाम पे एग्जीक्यूट हुआ है। इंटरनेट इसमें बेसिकली ये जो पॉइंट है ये बिजनेस ओनरशिप को ही वेरीफाई करने का एक तरीका है कि आप उसके रेंट एक्सपेंसेस को देखिए, उसके इंटरनेट एक्सपेंसेस को देखिए, सेल परचेज
के इन्वॉइसेस को देखिए, टेलीफोन बिल के एक्सपेंसेस को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, वाटर बिल देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स है उसको देखिए, सो दैट के आपको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस का ऑनर क्या है, क्या एक्सपेंसेस वो ऑकर कर रहा है, और जो उसका मालिक है वो कौन है। तो इस ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चेक करने के लिए। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि उसमें जो लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से मेरा मतलब ये है कि अगर फूड लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई फायर एक्सिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट है, या कोई एमसीडी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप रोड साइड कोई शॉप लगा रहे हैं, तो इस टाइप के लोकल जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा तो अचानक से उस पर काफ़ी हैवी पेनल्टी आ सकती है, या फिर उसका बिजनेस बंद हो सकता है, तो वो आपकी ईएमआई में कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। तो ये सिर्फ आपको चेक करना है। इसके बाद अगर आपका केस सिक्योर्ड पे है तो आप कोलेटरल की वैल्यू को देख सकते हैं, ओवरऑल केस के स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, और उसी हिसाब से केस का डिसीजन आपको ले सकते हैं, उसके कैश फ्लो को देखते हुए और कोलेटरल को देखते हुए। तो गाइस इस तरह से आप एक फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले बिजनेस को अंडरराइट कर सकते हैं। होपफुली आपको इसमें वैल्यू एडिशन पॉइंट मिले हो। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगा है कि जो आपने वैल्यू एडिट किया है, मेरे वीडियो ने आपके लिए कोई वैल्यू एडिट किया है, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप की काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपको प्रोफाइल वाइज बहुत सारी वीडियो प्रोफाइल वाइज पे बनी है, अलग अलग बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। और साथ में आपके इनकम के जो अलग अलग कैलकुलेशन पैटर्न है वो भी आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ पे जो क्रेडिट रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन, लीगल, सिबिल, एफआई, एफसीयू, इनको कैसे रीड किया जाता है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइस आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।